Welcome to textbook.com. This is Akhil Roy and I'm here to provide you the best I have. So previous session में relations और कार्टेशियन प्रोडक्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मतलब काफ़ी करीब से जानने के बाद हम लोग आज के सेशन में रिलेशन के खास अपग्रेडेड वर्जन के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में अगर हम लोग इसका नाम ले तो बेटा इसे फलन कहा जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछे जाते हैं और एनडीए के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। तो लेट्स बिगिन। तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन द क्लास एंड इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन जो है यानी फंक्शंस का, फलन का, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बात करेंगे कि क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, क्या होता है। उसी के साथ अगर बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनसे रेलेवेंट कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। सो फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, समय हो जाता है और यहाँ पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे, है ना गाइस। यस, तो मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। नीरज ठाकुर हैं, देवव्रत दास हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज का सेशन जो रहेगा वो बच्चा लोग किसके ऊपर रहेगा, फलन के ऊपर रहेगा। सो लेट्स बिगिन एंड कल का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो बेटा जैसे निखिल कुमार, मैं डेफिनेटली मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आज का सेशन हो जाने दीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन के ऊपर है और जैसा कि मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा तो बेटा ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक जो कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जरूर एक बार देख लीजिएगा बच्चा लोग। एक ये आप लोग डाउट प्लेटफॉर्म आप लोगों को मालूम होगा, जब आप यहाँ पर आकर वीडियोस को देखते हैं तो एक बार इस डाउट प्लेटफॉर्म को जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो डाउट प्लेटफॉर्म में ये क्या रहता है, जब भी आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है, सॉल्व नहीं होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उस सवाल का फोटो खींचकर या कुछ भी करके आप लोग लिख कर या फिर फोटो खींचकर आप उसे अपलोड कर दीजिए। विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर बेटा आप लोगों को डाउट का सोल्यूशन मिल जाता है, रिटन सोल्यूशन मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि डेफिनेटली मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ सही सॉल्व नहीं करवा पाता हूँ, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहता है बेटा, ठीक है। सो आप लोग इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं बेटा, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। 24/7 आप कभी भी डाउट अपलोड कर सकते हैं। आपको आंसर कितनी देर में मिलेगा बेटा, आंसर आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। एक्सपर्ट्स आपको आंसर करेंगे, तो कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बेटा, बच्चों ने डाउट अपलोड किए हुए हैं और एक एक घंटे क्या 7 मिनट्स के अंदर अंदर देखो बेटा आप लोगों को डाउट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। तो इस फीचर का यूज करें बेटा। आप जहां पर वीडियो देखने के लिए आते हैं उससे अगर आप राइट हैंड साइड को स्वाइप करेंगे, ठीक है बेटा, राइट हैंड साइड को स्वाइप करेंगे, जैसे आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर लिखी होती हैं, तो जब आप इस तरफ चले जाते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डाउट सेशन मिलता है बेटा, यहाँ पर डाउट सेशन मिलता है। तो ये डाउट सेशन का यूज करिए, जितने भी डाउट्स वगैरह रहेंगे यहाँ पर पोस्ट कीजिए। आप लोगों को विद इन 1 आवर, मैक्सिमम विद इन 1 आवर आप लोगों को सोल्यूशन आपका मिल जाएगा। तो इसे यूज करिएगा, ठीक है बेटा। बाकी मैं यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक मॉड्यूल ऑपरेटर, चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, बात करने वाले हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इन सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। और प्रीवियस सेशन में क्या क्या बात किया था बेटा, ये एग्जाम एनालिसिस है, सेम उसी के ऊपर है, सेट थ्योरी के ऊपर एंटायरली डिपेंडेंट है। हम लोग आज की क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट, लास्ट क्लास में सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बाइनरी ऑपरेटर और मॉड्यूल ऑपरेटर, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ बेटा। यहाँ पर मनीष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सर एंटी सिमेट्रिक और मॉड्यूल ऑपरेटर के बारे में बता दीजिए। बेटा यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स को अच्छे से अपने ब्रेन में इसे फिट कर लीजिए बेटा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है जब आपको ये मिले, क्या मिले कि इफ, बेटा पहला केस मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, पहला केस यानी कि पहले केस में इफ अगर x जो है वो y के बराबर नहीं है, अगर x और y के बराबर नहीं है, देन क्या होगा बेटा, देन
एक्स वाई अगर रिलेशन में बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज दैट वाई एक्स जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो संबंध में नहीं होना चाहिए, संबंधित नहीं होना चाहिए। दूसरे केस में बेटा ये रहता है कि अगर हमारे पास x बराबर y होता है, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि सर अगर x और y आपस में रिलेशन में है तो इसका मतलब सर y और x को रिलेशन में होगा। यानी कि ये जब x बराबर y नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब x बराबर y नहीं होता है तब ये नॉट सिमेट्रिक होता है। बेटा क्या होता है? नॉट सिमेट्रिक होता है, तब ये सिमेट्रिक हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन जब x बराबर y होता है, सिर्फ ये उसी केस में बेटा सिमेट्रिक पाया जाता है। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक हम लोग बोलते हैं, प्रतिसम्मित संबंध हम लोग बोलते हैं, है ना। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और फिर उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर को मैंने ऐसे कुछ समझाया था बेटा। मॉड्यूलो ऑपरेटर को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो फटाफट एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, देख लेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मॉड्यूलो ऑपरेटर में मैंने कहा था कि सर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल में आपसे कहता हूं कि 23 मॉड्यूलो 12 मुझे करना है। 23 मॉड्यूलो 12 छोड़ देते हैं बेटा, 23 मॉड्यूलो 7 लेते हैं। चलिए 7 लेते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इन सिंपल 23 को बेटा 7 से डिवाइड करना है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 3 जा 21 हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है बेटा? 2 बचता है ना। तो आप लोगों का इसका आंसर कितना आ जाता है? इसका रिमाइंडर आंसर आ जाता है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 27 मॉड्यूलो 9 लिखता हूँ। 27 मॉड्यूलो 9 लिखने का मतलब क्या हुआ सर? हम लोग 27 को बेटा 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा और रिमाइंडर आपको बचेगा बेटा 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी इन शॉर्ट आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको आंसर क्या करता है बेटा? रिमाइंडर आंसर करता है। क्या आंसर करता है बेटा? शेषफल को आंसर करता है। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है रिमाइंडर। यानी कि जो भी डिवाइड करने के बाद शेषफल बच रहा है बेटा, वो शेषफल आंसर करता है। ये दो चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ी थी, जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लगाकर देखे थे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा एक रिवीजन मैंने दे दिया है। सो लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस बेटा। फंक्शंस को लेकर हम लोग बात करना चाहते हैं। तो जनरली बच्चा जो है वो फंक्शन और रिलेशन के बीच में एक फर्क को जो है वो नहीं समझ पाता है। डेफिनेशन बेसिस पे बात करें तो बेटा जैसे हम लोगों ने कहा कि सर जो रिलेशन आर होता है, वो रिलेशन आर क्या होता है? वो बेटा एक सबसेट होता है। किसका होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम नया क्या पढ़ने वाले हैं कि सर जो फंक्शन एफ होता है वो रिलेशन का भी सबसेट होता है। क्या होता है बेटा? वो रिलेशन का भी सबसेट होता है। ये हम लोगों को समझना है। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस को समझाता हूँ। इस बेसिक डिफरेंस को बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो जाता है तो आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। जैसे बेटा मैं एक जगह पे बात करता हूँ, रिलेशन के बारे में बात करता हूँ। तो रिलेशन के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए एक सेट बनाता हूँ और यहाँ पर एक सेट बनाता हूँ जिनमें मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर ए बी और सी लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक सेट बनाता हूँ बेटा, यहाँ पर भी मैं एक और सेट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ए बी और सी लिख देता हूँ। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं रिलेशन के केस में मैं 1 को ए से मैपिंग कर सकता था, मैं 1 को सी से मैपिंग कर सकता था, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए फटाफट। एवरीबडी आंसर इन यस और नो कि क्या मैं रिलेशन के केस में 1 को ए से मैप और 1 को सी से मैप कर सकता था? क्या मैं 2 को ए से मैप और 2 को बी से मैप कर सकता था? क्या मैं सिर्फ 3 को सी से मैप कर सकता हूँ, है ना? मैं ऐसे किसी भी तरीके से मैपिंग कर सकता हूँ। तो रिलेशन के केस में बेटा क्या होता है? रिलेशन के केस में हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, चाहे कितनी बार भी हो। यानी कि अगर आप रिलेशन में 1 के साथ ए को मैप कर रहे हैं तो बेटा आप 1 के साथ सी को भी मैप कर सकते हैं। आप 2 के साथ अगर ए को मैप कर रहे हैं तो आप 2 के साथ बेटा बी को मैप कर सकते हैं। आप 3 के साथ किसी को मैप करना चाहे ना चाहे, आप सी को मैप कर दिया, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इसे रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? संबंध बोलते हैं इस केस में।
लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन के केस में बेटा सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर मैं 1 2 3 ना लिखकर सॉरी ABC ना लिखकर मैं 1 4 और 9 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1 4 और 9 लिखता हूँ। सोचिए कि मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ fx बराबर x का स्क्वायर देता हूँ। एक फंक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर आप फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 1 के अलावा और कुछ आंसर आ सकता है क्या? ठीक है। अच्छा 2 को बेटा C से मैप नहीं किया मैंने, 2 को B से ही मैप किया। ठीक है, 2 को C से मैप नहीं किया है। अगर मैं फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू को डालता हूं तो बेटा आंसर क्या आएगा? और फंक्शन के वैल्यू अगर मैं 3 आंसर डालता हूं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो आप में से 100% बच्चे यही कहेंगे कि सर इसका आंसर 1 आना चाहिए, इसका आंसर 4 आना चाहिए, इसका आंसर 9 आना चाहिए। यानी कि आप में से कोई एक बात बताओ, क्या सर अगर मैं यहाँ पर 1 4 और 9 ना लिखूं तो क्या इन वैल्यूज की जगह पे 1 के साथ साथ आंसर F1 का आंसर जो है क्या वो F1 की वैल्यू कुछ और आ सकती है बेटा? 4 आ सकती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए बेटा। 4 के अलावा कोई और नंबर 2 आ सकता है क्या? 2 की जगह पे कोई और नंबर -3 आ सकता है क्या? कुछ भी और आ सकता है क्या? ये यस और नो में आंसर कीजिए बेटा कि क्या हम अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसकी एक वैल्यू तो कंफर्म है जो आनी है, जो कि आपने बोला कि सर F1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा। क्या F1 रखने से कोई और एनी अदर वैल्यू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है ना। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस है बेटा, यही एक बेसिक डिफरेंस है कि हम लोग जब फंक्शन के बारे में बात करते हैं ना तो फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में हम लोग एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ बेटा मैपिंग करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शन ऐसा करना अलाउ नहीं करता है। फंक्शन ये अलाउ नहीं करता है। फंक्शन बोलता है कि सर एक आंसर, एक वैल्यू अगर आप लोग डालोगे, एक वैल्यू अगर आप यूज करोगे तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ पर 1 डाला तो आपको ए भी आंसर मिला और आपको सी भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अगर आपने 1 डाला तो बेटा आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू में बेटा 2 वैल्यू को यूज किया तो आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही मिलेगा, आपको कुछ और आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू 3 को यूज किया है तो बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9 ही मिलेगा, कुछ और आंसर नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शन की बात होती है। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में इसे लिख दूं तो लिखेंगे ईच डोमेन मस्ट हैव ओनली वन रेंज। यहाँ पे इस चीज को अगर मैं समझाता हूं तो इसके लिए डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे क्या कह सकते हैं सर, ईच डोमेन मस्ट हैव ओनली वन रेंज, यानी कि सिर्फ हर एक डोमेन का एक ही आंसर होना चाहिए, मल्टीपल आंसर्स नहीं होने चाहिए। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में उठ रहा है तो पूछ सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं बच्चा लोग, है ना। फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फंक्शंस का। फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन बेटा कुछ ऐसे होता है कि एफ के बाद ऐसे करके 2 डॉट लगा दीजिए थे, ठीक है। इसे सच दैट कहा जाता है। सच दैट ऐसे कहा जाता है कि सर ये सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है, ऐसे करके बता देगा। फिर आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे देगा, फॉर एग्जांपल ऐसे करके दे देगा x² + 3x + 2 दे देगा, ऐसे करके ये हमारे पास ऐसे कोई फंक्शन दे देगा। तो आपको बताया जाता है कि सर एक ए सेट जो है वो हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4 है और 5 भी है, मान लो बेटा ये हमारे पास है। बी सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है बेटा। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट है। मुझे इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे सिंपल रख रहा हूँ, थोड़ा श्योर शॉर्ट सिंपल रख रहा हूँ।
तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर मैं फंक्शन के अंदर सबसे पहली वैल्यू 1 को यूज करता हूं, या फिर फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यू 2 को यूज करता हूं, फंक्शन के अंदर वैल्यू 3 को यूज करता हूं, फंक्शन के अंदर वैल्यू 4 को यूज करता हूं, फंक्शन के अंदर वैल्यू 5 को यूज करता हूं, तो यहाँ पर 1 जो होगा वो क्या होगा, इसे कैसे रीड करना है मनीष, इसे रीड करना है फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, क्या बोलेंगे, ए टू बी बोलेंगे, ठीक है, फंक्शन गोज ए टू बी, आप लोग ऐसे इसे रीड कर सकते हैं बेटा, ठीक है, फंक्शन गोज ए टू बी, यानी ए से बी तक फंक्शन को मैपिंग की जा रही है। तो F1, F2, F3, F5 अगर कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 3 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 + 2 6, और 6 और 6 बेटा 12 आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 और 20 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 12 यानी कि 28 + 2 करेंगे तो सर 30 आ जाएगा। और 5 रखेंगे तो 25 + 15 40 40 + 2 42 आ जाएगा। सो दीज आर द नंबर्स जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास इस पूरे रीजन के अंदर जो डोमेन हुआ, डोमेन यानी कि सर डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, डोमेन को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डोमेन को हिंदी में हम लोग प्रांत कहते हैं। तो प्रांत यानी कि सर, प्रांत यानी कि हुआ हमारे पास पहला वाला एलिमेंट जो आप लोगों ने यहाँ पर डाला। तो प्रांत आप लोगों ने क्या क्या डाला सर, आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला और 5 डाला, ये 5 अलग अलग वैल्यूज को आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारा डोमेन हो जाता है, प्रांत इसे कहा जाता है। फिर हम लोग सर रेंज की बात करें तो रेंज को हम लोग क्या कहते हैं सर, रेंज को हम लोग कहते हैं परिसर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, रेंज को हम लोग परिसर कहते हैं। और परिसर कितना हो जाएगा, परिसर जो आंसर आप लोगों के पास आ रहा है वो परिसर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 42 हो जाएगा, ये हमारा परिसर हो जाएगा बेटा। दिस सेट विल बी द रेंज। एंड वही सेम प्रोसेस में बेटा मैं बार बार आपको बोलूंगा कि सेकंड जो यहाँ पर सेट दिया जाता है, दूसरे वाला जो सेट दिया जाता है ए से लेके बी तक जो दिया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है बेटा, को डोमेन हो जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को रिलेशन में भी बताया था। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको सह प्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सह प्रांत कहा जाता है। तो ये बी सेट जो होगा मेरा क्या हो जाएगा बेटा, को डोमेन हो जाएगा। किसी को कोई सवाल यहाँ तक, फटाफट बताइए, एनी क्वेश्चंस? देवव्रत दास जी, बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालकर देखो ना, यहाँ पर x वैल्यू 1 डालकर देखो कितना आ रहा है, अगर गलत आ रहा है तो बताओ। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर, किसी को कोई सवाल नहीं है, यानी कि सर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं बेटा, ऑलवेज नहीं, ध्रुव त्यागी, ऑलवेज नहीं। डोमेन वो होता है जो कि आप लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो, हमेशा ए से नहीं होता है। हम लोग ए से उठाते हैं लेकिन ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ए नहीं होता है, ए से हम लोग पिक जरूर करते हैं लेकिन हमेशा ए नहीं होता है, दैट कैन बी डिफरेंट वैल्यू, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। डोमेन जरूरी नहीं है कि ए सेट ही हमारा डोमेन होगा। चलिए, एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लेते बेटा, ये कुछ शब्दों को अगर आप याद करोगे तो, नहीं बेटा, कोडोमेन और रेंज एक नहीं है, ठीक है, कोडोमेन और रेंज एक नहीं है। रेंज आपका 6 12 20 30 42 है, जबकि कोडोमेन जो है बी है, और बी आपका रियल नंबर है। कहाँ बेटा, कहाँ बराबर है, कुछ भी बोलते हो, देखते नहीं हो क्या, यहाँ देखो ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, यहाँ पर हम लोग इन शब्दों को याद कर लीजिए। अरे उज्जवल जी, बेटा 4 रखकर देखो ना, यहाँ पर x की वैल्यू 4 यहाँ पर रखकर देखो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 + 2 कितना होता है। क्या बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें। 12 पास की हो कि नहीं की हो, ऐसे एनडीए के ऑफिसर नहीं बन पाओगे बेटा अगर ऐसी चीजें कैलकुलेट नहीं हो रही है तुमसे। चलो इधर देखते हैं,
अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? दो चीजों को ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये जो सेट आप लोगों ने बनाया और यहाँ पर आप लोगों ने सेट बनाया, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या क्या है सर? आंसर है 6 12 20 30 42। कितने आए? 6 12 20 30 42 आए, है ना। तो अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये तो हमारा सर डोमेन वाला सेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। तो डोमेन से अगर मैं 1 को 6 से मैप कर रहा हूँ, 2 को 12 से मैप कर रहा हूँ, 3 को 20 से मैप कर रहा हूँ, 4 को 30 से मैप कर रहा हूँ, 5 को 40 से मैप कर रहा हूँ, तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स सर? ये वाले एलिमेंट्स जो आप लोग देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं बेटा, इनको रेस्पेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? इनको रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है बेटा? इनको नाम दिया जाता है प्री इमेजेस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? प्री इमेजेस नाम दिया जाता है। हिंदी बेटा, हिंदी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आगे जो समझाने वाला हूं उसमें मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ा सा याद रखेंगे बेटा। ये वाले इमेजेस, ये वाले जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या फिर जो भी वैल्यूज होती हैं, इनको हम लोग प्री इमेजेस कहते हैं। जबकि हम लोग इसकी बात करें तो ये 6th 12th 20 30 42, ये वाले जो नंबर होते हैं बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग इमेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इमेजेस कहते हैं। तो ये दो शब्दों को मैं आप लोगों से चाहता हूं कि बेटा आप लोग अभी इन्हें याद कर लें कि मैं जब प्री इमेजेस की बात कर रहा हूं, तो प्री इमेजेस कहां पर होते हैं सर? प्री इमेजेस होते हैं डोमेन के अंदर। कहां होते हैं सर? प्री इमेजेस होते हैं डोमेन के अंदर होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इमेजेस कहाँ होते हैं बेटा? इमेजेस आपके होते हैं कहां पर बेटा? कोडोमेन के अंदर होते हैं। कहां होते हैं सर? कोडोमेन के अंदर होते हैं। प्री इमेजेस, इमेजेस कहां मिलते हैं सर? कोडोमेन के अंदर मिलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे प्री इमेज की बात करूं तो बेटा आप डोमेन का दिमाग लगाओगे, और इमेज की बात करूं तो बेटा कोडोमेन की बात लगाओगे दिमाग में। ये याद रखना है, ठीक है, बिकॉज मैं इनका इस्तेमाल करूंगा और फिर बार बार नहीं पूछना है कि सर प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है। मैं पहले बता रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा तो बेटा समय की बर्बादी होगी, और समय की बर्बादी आप लोग जानते हैं बेटा, इस लेवल पे आके अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। रेत हाथ से ऐसे फिसलती जाएगी कि जैसे जिंदगी गुजरती जा रही हो, ठीक है। कोई फायदा नहीं बेटा, हर बार से पेपर भरते रह जाओगे, निकलेगा कुछ भी नहीं। एक बार में ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना है कि प्री इमेज और इमेजेस की बात मैं करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो पहले वाले एलिमेंट्स को प्री इमेजेस बोलेंगे, बाद वाले एलिमेंट्स को बेटा क्या बोलेंगे? इमेजेस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहां से डोमेन, कोडोमेन, रेंज का एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ पर फिर भी सेट कर दिया है। मैं एक बार फटाफट इसको यूज कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा, यहाँ से हमें बोला गया कि फंक्शन एफ जो है वो सेट 1 2 3 4 से क्या हो रहा है? सेट 1 2 3 4 से नेचुरल नंबर्स के सेट पे जा, यानी एक बार मुझे एफ के अंदर 1 रखना है, एक बार मुझे एफ के अंदर 2 रखना है, एक बार मुझे एफ के अंदर 3 रखना है, एक बार मुझे एफ के अंदर 4 रखना है। तो सर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा? फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये दी हुई है, तो एक बार x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 हो जाएगा। यानी सर अगर मैं डोमेन निकालना चाहता हूं तो डोमेन हमारे पास बेटा 1 2 3 4 हो जाएगा। मैं अगर रेंज निकालना चाहता हूं तो बेटा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हमारे पास 2 5 10 17 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर को डोमेन निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ बेटा? को डोमेन निकालना चाहता हूँ, तो को डोमेन मेरा क्या हो जाएगा बेटा? को डोमेन मेरा दूसरे वाला सेट हो जाएगा। मैंने बार बार आपको बताया है, दूसरे वाला पूरा सेट जो होगा वो मेरा को डोमेन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोगों ने इसे और अच्छे तरीके से समझ लिया है। नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट बनता है बेटा, वो डोमेन और रेंज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये तीन बातें अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। फिट कर लेनी है मतलब बेटे से इसे कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। तो सर क्या करें? तीन बातें। ये कह रहा है कि सर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होता है वो बेटा किसी भी फ्रैक्शन के अंदर, मान लो एक आपने फ्रैक्शन लिखा है, एक भिन्न लिखा है, उस भिन्न में बेटा ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंश कहते हैं। और नीचे वाले जो पार्ट होता है डिनोमिनेटर को, उसको हम लोग हर कहते हैं। तो ये कह रहा है सर ये डिनोमिनेटर, ये जो हर होता है, ये हर कभी भी
जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। कौन बेटा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो gx है ना, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात, पहली बात क्या बेटा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हमने पहले वाले कंडीशन में क्या समझा कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बात हमारी पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है। दूसरी बात क्या कहती है बेटा, दूसरी बात जो है वो ये कहती है कि कभी भी अगर आप लोगों को अंडर द रूट आपको दिखाई दे तो अंडर द रूट के अंदर जो है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी गैर ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो ये समझ ही नहीं पाते कि सर नॉन नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में क्या फर्क होता है। बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, यानी गैर ऋणात्मक संख्या अगर मैं बोलूं और उसकी जगह पर मैं आपसे पॉजिटिव बोलूं, तो बेटा पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में सिर्फ एक ही संख्या का फर्क होता है। पॉजिटिव जैसे आप लोग काउंटिंग शुरू करते हो तो बेटा 1 2 3 4 5 6 से शुरू करते हो, ये पॉजिटिव होता है। जबकि नॉन नेगेटिव नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 4 से शुरू होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आती है बेटा, कि नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव के अलावा सब कुछ चलेगा। जबकि पॉजिटिव का मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। किसी को कोई सवाल बेटा फटाफट पूछ सकते हैं, किसी को कोई सवाल। तो हमने कहा कि सर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी जीरो भी हो सकता है। रूट के अंदर क्या हो सकता है बेटा, जीरो भी हो सकता है। तो ये हमारी दूसरी बात हो गई सर। तीसरी बात क्या कहती है, तीसरी बात ये कहता है कि सर अगर मैं कोई लॉगरिदम का एक्सप्लोरेशन, बेटा बताया तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव कौन से होंगे। लो कार्तिक डरवाल जी, उल्टी बातें मत पूछा करो, ये बेकार बेकार सवाल पूछ रहे हो आप। नॉन पॉजिटिव बेटा कोई यूज नहीं करता नॉन पॉजिटिव नंबर का। नॉन पॉजिटिव नंबर जो ऐसे होंगे जो पॉजिटिव नहीं होंगे, यानी नेगेटिव और जीरो तक, है ना। बस उल्टे सीधे सवाल चालू हो गए यहाँ पर। चलो इधर ध्यान दो बेटा, जो जरूरी है मैं उतनी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पर लॉगरिदम, मान लो कोई ऐसा फंक्शन है लॉगरिदम, यहाँ पर आपको नीचे और ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है। आपको एक फंक्शन यहाँ पर लॉगरिदम fx दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन जो है नीचे दिया हुआ है बेटा gx फंक्शन दिया हुआ है। ये दो इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। लॉगरिदम हमने बहुत अच्छे से समझा था, बहुत डिटेल में समझा था, तो अब ध्यान से सुनिए बेटा। आपको एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है बेस में और एक फंक्शन आपको वैल्यू में दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीन बातें ध्यान रखनी है सर। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें ध्यान रखनी है, तीन बातें। पहली बात ये कि सर इसमें पहली बात ये याद रखनी है कि जो fx है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सर gx की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, gx की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि ये जो gx की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए। तीन बातें ध्यान रखनी है मुझे। क्या क्या ध्यान रखना है कि सर ये fx की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, यानी ये जो फंक्शन यहाँ पर मिल रहा है ऊपर वाला फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर ये जो नीचे बेस वाला फंक्शन है बेटा, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चाहे 0.001 क्यों ना हो, लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तीसरा जो है वो gx, यानी कि ये बेस वाला फंक्शन जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। हमें ये तीन बातें अगर हम लोग ध्यान रखते हैं बेटा, ये डोमेन के क्वेश्चंस आप लोगों को कभी भी कोई भी सवाल परेशान नहीं कर सकता। इफ यू नो ऑल दीज थ्री रेस्ट्रिक्शंस, कि आप लोगों को डोमेन ढूंढने के सवालों में जो गलतियां होती हैं, जो आपको कंफ्यूजन होता है, वो कब खत्म होगा, जब आप इन तीन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। तो सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। लीजिए बेटा, मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आया हूँ जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहां पर पहला सवाल आपसे क्या कहता है, पहला सवाल आपसे कहता है कि सर ए जो है इसमें fx फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस थ्री है। कितना है बेटा, fx जो है वो हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस थ्री है। तो मुझसे पूछा जाता है सर इसका डोमेन बता दो, इसका प्रांत बता दो कितना होगा। इसका प्रांत बताने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा बेटा, आपको वही तीन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप लोग कहेंगे
कि सर तीन बातों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तीन बातों में हम लोगों ने देखा था कि सर सबसे पहला तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी जो हर वाला हिस्सा है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसके अंदर सर हमें हर मिल रहा है यानी डिनोमिनेटर मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि सर ये जो x -3 है ना ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और कौन सी बात बोली थी बेटा, और हम लोगों ने बोला था कि सर इसमें स्क्वायर रूट होगा तो नॉन नेगेटिव। अब स्क्वायर रूट तो नहीं है, इसमें लॉगरिदम भी नहीं है, यानी मुझे इसमें दूसरा और तीसरा वाला कंडीशन नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ पहले वाली कंडीशन को लगाना है कि सर इसमें जो हर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी सर x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर डोमेन में मुझे ऐसा कुछ तो नहीं बताया गया कि क्या क्या होना चाहिए, यानी मैं सब कुछ ले सकता हूँ, मैं सभी कुछ ले सकता हूँ, यानी वास्तविक संख्याएं मैं अपना आंसर में ले सकता हूँ, डोमेन में ले सकता हूँ, मैं वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 को नहीं रख सकता। यानी कि मैं पूरे रियल नंबर लाइन में से 3 को हटा देता हूँ, पूरे रियल नंबर लाइन में से मैं 3 को हटा देता हूँ, यानी मेरा जो आंसर होगा मैं इन शॉर्ट क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्याओं में से केवल सर 3 को हटा दो, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं होना चाहिए। बताइए किसी को कोई सवाल बेटा, किसी को कोई सवाल, यहाँ तक बात समझ में आई। क्योंकि बेटा आप लोग खुद सोचो, इस चीज को सोचने से होगा, ठीक है, सोचने से होगा कि अगर आपने f के अंदर यहाँ पर वैल्यू 3 डाल दिया तो आपको 1/3 मिल जाएगा और 1/0 आ जाएगा, जो कि आपको एक नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा बेटा, नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। और नॉट डिफाइंड वैल्यू तो हमारा फंक्शन का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को 3 नहीं रख सकते, क्योंकि सर इससे हमारे पास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही है, डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारा एंटायरली डोमेन आप कुछ भी रखिए बेटा, कोई भी रियल नंबर रखिए, लेकिन आप बस ये 3 को नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज योर डोमेन। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है सर fx बराबर अंडर द रूट 3x + 2 x² + 3x + 2 आपसे कह रहा है। तो इसे देख लेते थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको पेज को बाइसेक्ट कर देता हूँ। तो इस बार आपको फंक्शन कितना दिया जा रहा है, अब आपको फंक्शन दिया जा रहा है अंडर द रूट x² + 3x + 2 दिया जा रहा है, ये आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि सर अगर हमें अंडर द रूट दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर कैसा नंबर होना चाहिए सर, उसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। यानी कि सर x² + 3x + 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, इक्वल टू 0 भी चलेगा, लेकिन वो ग्रेटर देन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि x² + 3x + 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये इनइक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भैया इसको सॉल्व करने के लिए आपको वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो आपको मिलेगा x + 1 इंटू में x + 2 मिलेगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो वेवी कर्व मेथड में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस तरीके से आप लोग माइनस की इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लिखोगे। आपको x + 1 को जब आप सॉल्व करोगे बेटा, x + 1 को जब आप इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यू -1 मिलती है, और x + 2 को जब आप इक्वल टू 0 रखते हो तो बेटा x की वैल्यू -2 मिलती है। तो आपको इन दोनों वेरिएबल से क्या फंक्शन मिल रहा है सर, एक बार आपको -1 मिल रहा है, एक बार आपको -2 मिल रहा है। तो -2 यहाँ पर रख देंगे और -1 बेटा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने रख दिया। तो अब हमें क्या करना होता है सर, अब हमें यहाँ पर कुछ पहाड़ बनाने होते हैं। वेवी कर्व मेथड में मैंने आप लोगों को ये सारा सिखाया हुआ है कि ऐसे करके आप लोग पहाड़ बनाएंगे, ठीक है, सारा एक्सप्लेन किया हो बेटा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके प्रीवियस वीडियो देखे, मैं दोबारा से ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोगों को यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है, यहाँ पर माइनस का साइन लिखना है, यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है। तो मुझे क्या चाहिए था बेटा, पॉजिटिव चाहिए था। कैसा चाहिए था बेटा, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था ना। नॉन नेगेटिव को हम लोग करीब करीब पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिला सर, हमें पॉजिटिव इस वाले स्पेसिफिक रीजन में पॉजिटिव मिला, इस वाले रीजन में पॉजिटिव मिला, हमें इस वाले रीजन में पॉजिटिव मिला। यानी कि सर अगर मुझे डोमेन बताना है तो डोमेन के लिए मैं आंसर क्या करूंगा, मैं डोमेन के लिए आंसर करूंगा कि सर मेरा आंसर जो वो -∞ से -2 तक होना चाहिए,
और माइनस के 1 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2 तक रखते हैं तो इंक्लूडेड वैल्यू, यूनियन माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रखते हैं, माइनस के 1 से लेके इन्फिनिटी तक रखते हैं, तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा। कोई सवाल बेटा जल्दी से बताइए। विवेक ठाकुर, वीडियो तो अपलोड हो गई है, मैंने देखा था बेटा, एक दो बार रिफ्रेश करके चलाइए, हो सकता है चल जाएगा। ठीक है बच्चे। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ सचिन यादव, अगर यहाँ पर आप लोगों को x+1 का पावर इवन दिया होता तो साइन चेंज नहीं होता है बेटा। साइन चेंज होने के लिए आपको फिर से वही वेवी कर्व मेथड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है बेटा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फिर से देख लो। यहाँ पर मैं एक बार लास्ट बता रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ की जनता पीछे का नहीं पढ़ती है, कभी भी नहीं पढ़ती है पीछे का। तो देख लो बेटा, लास्ट देख लो। x+1 का स्क्वायर, x+2 का क्यूब और x+3 की पावर 4 मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो अगर मैं इनको वेवी कर्व मेथड में ड्रॉ करता हूँ तो इधर -1 आ जाए, इधर -4 आ जाएगा, सॉरी इधर -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? इधर -3 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर ऐसे करके वेव्स बना देते हैं। तो ये वेव बनाने के बाद बेटा हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से प्लस से शुरुआत होगा, क्योंकि x+1 की पावर बेटा इवन थी तो हम लोग साइन को चेंज नहीं करेंगे, यानी प्लस से प्लस ही लिखना होगा, प्लस से प्लस लिखना होगा। फिर हम लोग -2 के पास आते हैं, तो -2 बेटा इसका सोल्यूशन था जिसकी पावर ऑड थी, तो अब हमें साइन चेंज करना होगा, तो प्लस था तो बेटा हम लोग माइनस लिखेंगे अब। फिर उसके बाद बेटा x-3 इसकी वजह से आया जिसकी पावर इवन थी, तो इवन थी तो बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सारी चीजें मैंने बताई हुई है, लेकिन आप लोगों को बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। सर आपने -2 और -1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? बेटा किया तो सही है, देखिए ना, अपने ध्यान से देखा ही नहीं बेटा, मैंने इंक्लूड किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया है यहाँ पर? स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो था बेटा, इक्वल टू जीरो था। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो मैं राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो था इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे तो सर हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करें तो कैसे होगा? सी पार्ट के लिए बेटा ध्यान से देखेंगे, सी पार्ट के लिए आपको क्या होता, ठीक है, सी पार्ट के लिए 1 में अंडर द रूट x² - 5x + 6 दिया हुआ है, यानी fx आपको कितना दिया है? 1 में अंडर द रूट x² - 5x + 6 दिया हुआ है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें कौन कौन सी हैं सर? पहली चीज तो ये कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा ये कि सर अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ये दो बातें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। सब ये दोनों बातें अप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब मैं पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये बोलूंगा कि सर x² - 5x + 6 जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि सर ये x² - 5x + 6 जो है ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता है, इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से x-2 और ये x-3 में फैक्टराइज कर देंगे तो ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू सर 3 नहीं होनी चाहिए। सिमिलर पैटर्न में यहाँ सॉल्व करेंगे तो x-2 और x-3 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए तो सर इनइक्वालिटी के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो वेव्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेव्स बनाएंगे। तो ये वेव्स जब हम लोग बना लेते हैं तो सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि सबकी पावर क्या थी बेटा? ऑड थी। सबकी पावर क्या थी? ऑड थी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव हमें इस वाले एरिया में मिलता है सर 3 से लेके इंफिनिटी मिलता है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन था, इक्वल नहीं था, इसलिए मैंने दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया बेटा। यहाँ पे 3 से लेके इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस के इंफिनिटी से लेके 2 तक इन्फाइनाइट करेंगे और इनका यूनियन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये मेरा डोमेन हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया?
Everybody clear, guys? ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा डोमेन वाली रेस्ट्रिक्शंस लग रही हो, तो बेटा सोच समझ कर करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछा जाएगा, और बेटा अगर जरा सा भी आप लोगों ने स्किप कर दिया ना, कुछ भी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो बेटा ये सवाल आपको ले डूबेंगे, ये सवाल ले डूबेंगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, जो जो जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे वैसे करना भी है। तो सर डी पार्ट को यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डी पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि सर एफ एक्स फंक्शन जो है वो लॉगरिदम के साथ है, और यहाँ पर आपको x प्लस टू फंक्शन दिया हुआ है, जबकि नीचे वाला फंक्शन जो है ना वो क्या दिया हुआ है बेटा, x प्लस वन दिया हुआ है। तो हमने कहा था सर इसके लिए ना तीन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी तीन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, पहली बात का ये ध्यान रखना है कि सर ये वाला जो फंक्शन है ये दो तरीकों से ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू सबसे पहले तो सर ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू कभी भी वन के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू वन के बराबर नहीं होनी चाहिए। दो बातों का ध्यान रख लिया। तीसरी बात कौन सी सर? तीसरी बात इस फंक्शन को लेकर है, तीसरी बात इस फंक्शन को लेकर ध्यान रखेंगे तो x प्लस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए, इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसको सॉल्व करूंगा तो सर x की वैल्यू माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए। तीन बातों को हम लोगों ने ध्यान से देख लिया बेटा, तीन बातों को हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम इन तीन सॉल्यूशंस को एक साथ समझ सकें। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बेटा? हमारे पास एक माइनस टू आ रहा है, एक माइनस के वन आ रहा है, और एक जीरो आ रहा है। यही तीन नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से, इस सॉल्यूशन के हिसाब से x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए, यानी माइनस वन इधर है तो सर सॉल्यूशन मेरा किधर की तरफ होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। ये वाला रीजन मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इसने बोला। ये क्या बोलता है सर? x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक खाली गोला बना देता हूँ कि भैया यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आएगी। और इसके हिसाब से अगर सॉल्यूशन को देखूं तो x वैल्यू माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए। तो x वैल्यू माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए, तो मेरा सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा, यानी ये वाला रीजन मेरा सॉल्यूशन बोला जाएगा इसके हिसाब से। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर हमें तो टोटल सॉल्यूशन रीजन चाहिए ना, तो टोटल सॉल्यूशन रीजन क्या है बेटा? कॉमन। कॉमन रीजन कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर कॉमन रीजन यहां से लेके यहां तक का रीजन कॉमन है। कॉमन जो दोनों में हर किसी के सॉल्यूशन के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो कॉमन रीजन जो है वो ये वाला रीजन है। तो हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो मालूम क्या होना चाहिए? हमारा डोमेन क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, उसे x प्लस वन कर लो, क्योंकि अब बहुत आगे बढ़ गए हैं ना। x प्लस वन मान लो, अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो अब काटने का ठीक नहीं रहेगा द्रुत्या की, तो माइनस से प्लस वन मान लो उसे। तो मैं डोमेन की अगर मैं बात करूं तो बेटा डोमेन क्या होना चाहिए सर? डोमेन होना चाहिए माइनस दो से बड़ा नहीं, माइनस के एक से बड़ा होना चाहिए। यानी कि आप कहेंगे सर माइनस के एक से बड़ा होना चाहिए, यानी माइनस के इंफिनिटी तक, माइनस के एक से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। लेकिन इसमें सर ये जीरो भी तो नहीं होना चाहिए ना, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे सर? इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि पहले हम माइनस के एक से लेके जीरो तक लिखेंगे, और फिर जीरो से लेके कहां तक लिखेंगे सर? इंफिनिटी तक लिखेंगे। यानी मेरा डोमेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? माइनस के एक से लेके जीरो तक होना चाहिए, और फिर जीरो से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। ये मेरा इसका डोमेन हो जाएगा। बताइए किसी को कोई सवाल? फटाफट बताएंगे यहाँ पर, है ना। जीरो नहीं होना चाहिए था, तो मुझे जीरो को इक्वल टू नहीं रखना है, तो मैंने पहले जीरो से इंटरवल को तोड़ा, मैंने कहा माइनस के एक से लेके जीरो तक होना चाहिए और जीरो से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। बताइए यहां तक किसी को कोई सवाल? बेटा ऐसे सवाल आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो इसे प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। प्रैक्टिस के बिना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ डोमेन के टाइप्स। ठीक है, डोमेन के क्वेश्चन के टाइप्स। अब हम लोग चल रहे हैं सर यहाँ से रेंज के ऊपर चल रहे हैं। तो सर इन क्वेश्चंस में अगर रेंज ऐसे कुछ मांगा जाए तो हम लोग क्या करेंगे?
तो रेंज के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग यूज वही सब कुछ करते हैं बेटा, डोमेन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली यूज करते हैं। कैसे? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हाँ मनीष श्रीवास्तव आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जीरो के लिए ना कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, जीरो के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम लोग रेंज के लिए सर चल रहे हैं, जिसमें आपको y बराबर कितना दिया है, y बराबर x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू दिया है। कितना दिया बेटा? x प्लस वन अपॉन में x माइनस टू दिया है। सो आपका मोटिव क्या होता है बेटा? मोटिव आपका टारगेट क्या होता है इस क्वेश्चन में? फाइंड y। आपको क्या ढूंढना होता है बेटा? फाइंड x की वैल्यू ढूंढनी होती है। इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपका मोटिव क्या होता है? आपको x की वैल्यू ढूंढनी होती है। तो सर एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसको कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश में अगर करूंगा तो क्या मैं आप लोगों के लिए इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये y बराबर एक्स प्लस वन ना लिखकर इसे x माइनस टू प्लस थ्री लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, सॉरी एक्स माइनस टू लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, है ना? आप लोग इस वाले फंक्शन को x प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस टू प्लस थ्री लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या होगा सर? ऐसा लिखने से ये जो x माइनस टू है ना, इस x माइनस टू से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोगों को मिलेगा बेटा y बराबर वन प्लस थ्री अपॉन में x माइनस टू मिलेगा। आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर ये वन अगर इस तरफ आ जाता है तो आप लोगों को y माइनस वन बराबर थ्री अपॉन में x माइनस टू मिलेगा। तो आप लोगों के पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों की जगह अगर मैं बदल देता हूं तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो x माइनस टू की वैल्यू है वो थ्री अपॉन में y माइनस वन के बराबर हो जाता है। यस। फिर आप लोग बोलेंगे सर ये जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? थ्री अपॉन में y माइनस वन प्लस टू के बराबर हो जाती है। ये आप लोगों को बेटा x की वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो x की वैल्यू मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर? अभी के लिए मुझे रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए बेटा मैं यहाँ पर क्या ध्यान दूंगा कि सर इस फंक्शन के अंदर ना एक डिनोमिनेटर है, और वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सर? वो डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी y की वैल्यू वन के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सर रेंज पता है कितना हो जाएगा हमारा? रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर लाइन होगा, लेकिन उसमें कभी भी वन आंसर आपको नहीं मिलेगा। बस यही मेरा सोल्यूशन है रेंज निकालने का। बताइए सभी को समझ में आया? Is that clear to everyone? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को मैं डोमेन में भी यूज करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट को रेंज में भी यूज करूंगा। बस रेंज के लिए मुझे क्या करना है बेटा? पहले मुझे x की वैल्यू को ढूंढ के निकालना होगा, मैं उसमें डोमेन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूंगा तो रेंज निकल आएगा। ठीक है, एक और सवाल बताइए सर। ये हमें समझ में आ गया। ये वाला देखिए, ये वाला सवाल अगर मैं करना चाहूं तो बेटा y बराबर आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस टू मान लोगे। अब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू मान लोगे तो ये टू इधर आ जाएगा बेटा, तो आप लोग कहोगे सर एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस टू हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है सर? x की वैल्यू अंडर द रूट y माइनस टू हो जाता है। हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। तो हमने कहा था सर अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए सर? एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। यानी y की वैल्यू सर ग्रेटर देन इक्वल टू टू होनी चाहिए, और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो इसका मतलब सर रेंज कितना हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा टू से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। सभी को समझ में आया बेटा? बी पार्ट सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? लोग, मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, बस रेंज निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ। कई बार कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है बेटा, जैसे कि ये सी वाले पार्ट को देख लीजिए। इस सी पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस सी पार्ट में आपको y बराबर कितना दिया गया बेटा? आपको दिया गया है टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। अब इसके लिए आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे बेटा? जैसे साइन एक्स की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, जबकि मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस वन होती है।
तो अगर आप साइन का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव तो आंसर नहीं आ सकता ना, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 रह जाएगी। अब अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स में बेटा क्या कर देता हूं, मैं इसमें बेटा +2 कर देता हूं, तो लॉजिकली मुझे क्या करना होगा, लॉजिकली मुझे इस वाले 1 और इस वाले 0 में भी क्या करना होगा बेटा, +2 करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये रेंज हमारा इतना इतना खिसक जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये जो y की वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो रेंज हो जाएगा बेटा वो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 से लेके 3 तक हमारा रेंज हो जाएगा। बताइए समझ में आया सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना? ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए कि उसका रेंज बताना है, तो y बराबर आपको दिया जा रहा है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया जा रहा है। तो इसके लिए अगर आपको रेंज पूछना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में इसे दर्शाकर लिख सकते हैं कि आप इसे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ध्रुव त्यागी, सॉरी ये चीज कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर 2 होना चाहिए था और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो x प्लस 3/2 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसको 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये बेटा क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये आज ही जाकर सीखेगा, क्लास 9th में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, क्लास 9th में ये पढ़ाया जाता है, इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाता है इस मेथड को। तो आज ही जाकर इसे पढ़िएगा जिन बच्चों को ये नहीं आता है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो y की वैल्यू है वो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर तो है ही, और ये क्या बन जाता है, 9/4 बन जाता है। तो कुल मिला के आपको माइनस के 1/4 इन दोनों का सोल्यूशन मिलेगा, बचे हुए एक्सप्रेशंस का सोल्यूशन माइनस के 1/4 मिलेगा। तो अब देखिए, अब इस बात को समझिए कि आप कहेंगे कि सर x प्लस 3/2 का जो स्क्वायर होगा, x प्लस 3/2 का जो स्क्वायर होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? इंफिनिटी होगी। क्या होगी? इंफिनिटी होगी। अब अगर मैं यहाँ पर x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर में माइनस का 1/4 कर देता हूं, तो यहाँ पर भी बेटा माइनस के 1/4 हो जाएगा। अगर इंफिनिटी से माइनस का 1/4 करेंगे तो इंफिनिटी ही आ जाएगा। यानी सर मुझे समझ में आया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये मेरा y के बराबर है, और y की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल रही है सर? y की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस के 1/4 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि जो हमारा रेंज हो जाएगा वो रेंज कितना हो जाएगा? माइनस के 1/4 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा। बताइए किसी को कोई सवाल यहाँ तक? फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो रेंज ढूंढने के लिए कई बार हम लोग डोमेन का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, कई बार हम लोग कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं। तो कॉमन सेंस यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में काम आ रहा है, जहाँ पे साइन और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ सर, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, तत्समक फलन, एकाकी फलन, आच्छादक फलन, एकाकी आच्छादक फलन, इनके बारे में अच्छे से सुनना है, समझना है। बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जब भी f(x) बराबर x, क्या होता है? f(x) बराबर x होता है, यानी जब भी आप लोग यहाँ पर 1 2 3 या 4 डालेंगे तो बेटा यहाँ पर वो सेम एलिमेंट्स के साथ ही मैपिंग करेगा। यानी 1 डालेंगे तो 1 के साथ होगा, 2 डालेंगे तो 2 के साथ होगा, 3 डालेंगे तो 3 के साथ होगा, 4 डालेंगे तो 4 के साथ होगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, यानी कि तत्समक फलन बोलते हैं। जो नंबर है उसी नंबर के साथ वो मैपिंग करेगा। यानी f अगर आप लिखते हैं
तो आपके पास 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा। ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी कमिंग इन दी फंक्शन गिवन आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमें इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है, इसको बहुत आराम से समझिएगा बेटा। कोई भी सवाल अगर मन में आए तो पूछना है। यहां पर हमने क्या कहा सर, 1,1 और ऑन टू दोनों फंक्शन को मुझे डिस्कस करना है। 1,1 एंड ऑन टू दोनों को एक साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये हम लोगों ने एक सेट बनाया, ये हम लोगों ने एक सेट बनाया, और इसे बहुत आराम से समझिएगा, इसे बहुत आराम से समझिएगा कि सर यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। मैं यहाँ पर मैपिंग कर रहा हूँ बेटा। ए की मैपिंग मैं 3 के साथ कर देता हूँ, बी की मैपिंग मैं 1 के साथ कर देता हूँ, सी की मैपिंग जो है वो मैं 2 के साथ कर देता हूं, और डी की मैपिंग जो है वो मैं 3 के साथ कर देता हूं। मैं ऐसा करता हूं। ऐसा करने पर बेटा हम लोग यहां पर ध्यान से सुनेंगे बेटा, 1,1 का मतलब क्या हुआ, एक एक। बेटा एक एक का मतलब यहां पर कुछ ऐसे होगा, 1,1 को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ईच एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनका यूनिक होना चाहिए। यूनिक माने सर सबसे अलग, सबसे अलग मतलब सबसे अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। इमेज माने सर, इमेज यहां पर बोला था और प्री इमेज यहां पर बोला था, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए। यूनिक माने सर, मान लीजिए ए को मैंने 1 के साथ किया, बी को मैंने 2 के साथ किया, सी को मैंने 3 के साथ किया, तो बेटा ये क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, सबसे अलग होने चाहिए। सबसे अलग होने चाहिए किसके बेटा, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट होना चाहिए, हर एक का माने कोई भी छूटना नहीं चाहिए बेटा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना रह जाए जिसका यूनिक इमेज ना हो बेटा, यूनिक इमेज ना हो, सबका अलग होना चाहिए। तो इस वाले केस में क्या ये 1,1 है, मुझे बताइए बेटा, क्या ये 1,1 है? यस और नो में आंसर करिए। अगर मैं इस तरीके का एक डायग्राम बनाता हूं तो क्या ये एक 1,1 फंक्शन है? फटाफट बताइए, जल्दी से बताएंगे, क्या ये एक 1,1 फंक्शन है? क्या ये एकाएकी फलन है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो ये हमारा एकाएकी फलन नहीं है, ये हमारा एकाएकी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ए की जो मैपिंग है वो 3 के साथ हो रही है, और डी की जो मैपिंग है वो भी 3 के साथ हो रही है। तो यूनिक वाली बात खत्म हो गई। ए का आंसर भी 3 आ रहा है सर, डी का आंसर भी 3 आ रहा है, तो यूनिक वाली बात, सबसे अलग वाली बात खत्म हो जाती है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, ये एक 1,1 फंक्शन नहीं है। तो जो फंक्शन 1,1 नहीं होता है, जो फलन 1,1 नहीं होता है, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट 1,1 फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉट 1,1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा फलन जो नॉट 1,1 होता है उस फलन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फलन का जिसका 1,1 नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया बेटा, सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई। तो सर अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में जरा ध्यान से देखिए बेटा, ऑन टू आपसे साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि मान लीजिए बेटा हम लोग ए को 1 से करते हैं, बी को 2 से करते हैं, सी को 3 से करते हैं, डी को 4 से करते हैं, और ई को हम लोग किससे करते हैं बेटा, ई को हम लोग 4 से करते हैं। ठीक है, ई को हम लोग 4 से कर देते हैं, ऐसा हम लोग कर देते हैं। सपोज कीजिए मैं ऐसा कर देता हूं, ई को हम लोग 4 से कर देते हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे सर, इस कंडीशन में ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि ईच एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन में कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। हर एक एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब हर एक एलिमेंट की हैज इट्स प्री इमेज। बेटा प्री इमेज यानी उल्टी इमेज होनी चाहिए, यानी इधर से इधर जाने वाली जो इमेज होनी चाहिए हमारे पास, इधर से इधर जाने वाली इमेज होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए सर, डोमेन में होनी चाहिए। तो इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि सर जब मैंने इस वाले पे 1 लिया तो इसका उल्टा प्री इमेज हमें ए मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है। जब इस वाले में मैंने लिया तो इसका उल्टा इमेज बी मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है।
इस वाले का उल्टा इमेज लिया तो बेटा हमें यहाँ पर सी मिल रहा है, हाँ मिल रहा है सर। इस वाले का उल्टा इमेज लिया, भले ही दो मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑन टू बोलेंगे। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन टू बोलेंगे। यानी को डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट्स की उल्टी इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। तो क्या ये सर हमारा एक ऑन टू फंक्शन है, फटाफट बताइए, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोलें या ना बोलें? फटाफट आंसर करिए, यस और नो में। नो, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों क्यों ऑन टू नहीं बोलेंगे बेटा? ऑन टू इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सर यहाँ पर 1 का रिवर्स इमेज अगर देखें तो हमें बी मिल रहा है, 2 का रिवर्स इमेज देखें तो सर हमें सी मिल रहा है, 3 का रिवर्स इमेज देखें तो सर हमें डी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। लेकिन सर यहाँ पर ये जो 4 है ना, इसका रिवर्स इमेज गायब है, इसका प्री इमेज गायब है, तो हम लोग बेटा इसे ऑन टू नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का नॉट ऑन टू फंक्शन है। तो नॉट ऑन टू फंक्शन को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, इसे इन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन टू फंक्शन बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बचना चाहिए, चाहे वो यूनिक हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा। यूनिक शब्द यहाँ पर नहीं लिखा था, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से कोई फालतू वर्ड जोड़ेंगे भी नहीं। बस मेरा कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए कोडोमेन में जिसका प्री इमेज मुझे अवेलेबल ना हो, प्री इमेज अवेलेबल ना हो, वो बचना नहीं चाहिए। तो नॉट ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम लोग उसे इन टू बोलेंगे। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है। अब लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा? वन वन ऑन टू, यानी जो ऐसा फंक्शन जो दोनों होते हैं, ऐसा फंक्शन जो दोनों होते हैं, यानी वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसे बाइजेक्टिव नहीं बोला जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं बेटा प्रति व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्क्रमणीय फलन इसे कहा जाता है हिंदी में, कि जिसका व्युत्क्रम ढूंढा जा सकता हो, ऐसे फलन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जिसे वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नोट करने वाली बात क्या है बेटा? नोट करने वाली बात यह है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स ढूंढा जा सकता है। उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा? एग्जिस्ट करता है, ढूंढा जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? वन वन भी होता है, जैसे मान लीजिए 1 को ए से किया, 2 को बी से किया, 3 को सी से किया, 4 को डी से किया, 5 को ई से किया, तो ये सब के सब बेटा वन वन है, यानी सबकी अपनी एक इमेज है और सबकी बेटा रिवर्स इमेज भी अवेलेबल है, यानी ए की रिवर्स इमेज, बी की रिवर्स इमेज, सी की रिवर्स इमेज, डी की रिवर्स इमेज और ई की प्री इमेज, सबकी प्री इमेजेस भी अवेलेबल हैं, सबकी एलिमेंट्स भी बिल्कुल यूनिक है। तो सर ये एक तरह का वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फलन बोलते हैं, यानी व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन का जो होता है बेटा इनवर्स ढूंढा जा सकता है। क्या ढूंढा जा सकता है? इनवर्स ढूंढा जा सकता है। तो चलिए अब इस पेज को थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि पढ़ते टाइम आप लोगों को कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोगों ने नोट कर लिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से इनको समझेंगे। आपको छोटी छोटी बातें यहाँ पर नोट करते हुए चलना है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सर्वोच्च पूर्णांक फलन है बेटा। सर्वोच्च पूर्णांक फलन का ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ग्राफ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसमें समझना क्या है? आपको इसमें समझना ये है, इसको इसके काम करने का तरीका समझना है। इसके काम करने का तरीका समझना है ऐसे, जैसे मान लीजिए 2.37 लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, या फिर 2.3 क्यों लिख रहे हैं? 2.73 लिखते हैं बेटा, 2.73 लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, या फिर 2.01 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या फिर आपके पास 2.00000001 लिखा हुआ है, तो भी। तो इन सब का आंसर कितना आएगा बेटा? इन सब का आंसर आएगा अधिकतम पूर्णांक आएगा, यानी कि सर सबका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि सर ये सभी के साथ होता होगा क्या? अगर मान लीजिए 1.37 लिखा हुआ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। अगर 0.37 लिखा है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा।
यानी अगर मैं इसे नंबर लाइन की थ्योरी से समझूं, नंबर लाइन की थ्योरी से समझूं तो इसे देखना बेटा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास सपोज करो माइनस के 1 है, यहाँ पर माइनस के 1 यहाँ पर ना लिखकर माइनस के 2 से शुरू करते हैं। यहाँ माइनस के 2 है, यहाँ माइनस के 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अब आप देखिए, इस चीज को समझिएगा बेटा, आराम से समझिएगा कि सर ये वाला नंबर 2.37 जो होता है, 2.37 यहाँ कहीं पर आता होगा, यहाँ कहीं पर आता होगा, तो ये आंसर कहाँ कर देता है बेटा, पीछे कर देता है आंसर, कहाँ कर देता है बेटा, 2 पर आंसर कर देता है। ये 1.37 कहाँ पर आता होगा बेटा, 1.37 यहाँ पर एक नंबर आता होगा, तो ये आंसर किसे करता है, एक पीछे की तरफ जो पूर्णांक आता है उसको आंसर कर देता है। 0.37 कहाँ पर आता होगा बेटा, 0.37 यहाँ पर आंसर आता होगा, तो 0.37 पीछे खिसक कर बेटा आंसर कहाँ कर देता है, 0 पर कर देता है। तो सेम पैटर्न में जो बच्चा जनरली गलती करता है वो गलती मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि मान लीजिए माइनस के 1.37 लिखा है, तो आंसर कितना आएगा, फटाफट आप लोग आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। माइनस के 1.37 अगर लिखा हुआ है तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, ओके। तो ध्रुव त्यागी और कोई, चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही जवाब भी दे रहे हैं। तो बेटा माइनस के 1.37 नंबर लाइन में यहाँ कहीं आता है बेटा, यहाँ कहीं आता है, तो माइनस के 1.37 यहाँ आता है, तो सर मेरा नंबर जो है वो पी से खिसक के आंसर क्या करेगा बेटा, माइनस के 2 करेगा। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आंसर हमारा माइनस के 2 होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा सभी को, बात समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सोच लेना बेटा, इसको आंसर करने से पहले दिमाग लगा लेना कि जो मैंने बोला है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना गड़बड़ कर जाओगे और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फलनों का संयोजन जो होता है वो कैसे होता है। ये बेटा वैसे तो बड़ा आसान काम होता है, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स और जी एक्स बराबर साइन एक्स है, तो आपको फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स ये निकालना होता है। लेकिन इन शॉर्ट इसमें जो समझना होता है वो ये कि अ फंक्शन वर्क्स लाइक अ मशीन, इट टेक्स इनपुट एंड रिजल्ट आउटपुट व्हेन, ये कहता है बेटा एक फंक्शन जो है वो मशीन की तरह काम करता है। इसे कुछ ऐसे समझना बेटा, मान लीजिए ये हमारा एक मशीन है, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, ये क्या है बेटा, हमारा एफ एक्स फंक्शन है। यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पर आप लोग एक वैल्यू डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो बेटा, एक वैल्यू डाल रहे हो, तो ये हमारा इनपुट नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इनपुट नंबर 1। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से आप लोगों की एक वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, क्या निकल कर आएगी, ये एक आउटपुट नंबर 1 निकल कर आएगा। यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी जिसे आप लोग बोलोगे बेटा क्या, आउटपुट नंबर 1 बोलोगे। यानी आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों ने कोई वैल्यू को डाला तो बेटा यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आएगी फंक्शन में से, है ना। अब वो वैल्यू क्या होगा बेटा, वो वैल्यू आप लोग एक नई मशीन के अंदर डाल रहे होगे, नई मशीन के अंदर डाल रहे होगे, तो ये हमारा आउटपुट 1 जो है वो बेटा दूसरी मशीन के लिए क्या बन जाता है, इनपुट नंबर 2 बन जाता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये वाली मशीन कोई दूसरी मशीन होती है, जी एक्स फंक्शन की मशीन होती है, तो यहाँ से अब नई वैल्यूज निकल रही होती है बेटा, यहाँ से नई वैल्यूज निकल रही होती है। तो ये जो वैल्यू निकलती है ये मेरा फाइनल आउटपुट होता है। ये क्या होता है बेटा, फाइनल आउटपुट होता है। तो जब हम लोग एक ही बार में दो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। यानी सर थोड़ा सा समझाइए इसमें कैसे काम करना है। सपोज करिए बेटा मैं एफ एक्स बराबर आप लोगों को एक्स स्क्वायर दे देता हूँ और आपको जी एक्स बराबर क्या दे देता हूँ बेटा, मैं आप लोगों को साइन एक्स दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, साइन एक्स दे देता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर एफ ओ जी एक्स बताइए कितना होगा, एफ ओ जी एक्स, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, एफ फंक्शन के अंदर जी एक्स फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर दोगे, यानी एफ फंक्शन के अंदर यानी साइन एक्स फंक्शन का क्या कर दोगे बेटा, स्क्वायर कर दोगे। तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, ये हमारे पास होता है। लेकिन हम लोग इसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा सा एग्जाम्पल बेसिस पे समझ लीजिए।
मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए सर, फॉग पाई अपॉन 4 बताइए कितना होगा। फॉग पाई अपॉन 4 अगर आपको निकालना है तो बेटा पहले आप लोगों को क्या निकालना होगा, पहले आपको जी पाई अपॉन 4 निकालना होगा। कितना, जी पाई अपॉन 4 निकालेंगे तो बेटा साइन पाई अपॉन 4 हो जाएगा। साइन पाई अपॉन 4 1/√2 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आउटपुट निकल कर आया। जब आपने पाई अपॉन 4 को रखा तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आई। अब आप इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, एफ के अंदर रखेंगे। अब आप ये वाली वैल्यू क्या करेंगे बेटा, एफ के अंदर रखेंगे। यानी एफ के अंदर रखेंगे तो बेटा 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी इसका फाइनल आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। बताइए सभी को समझ में आया? किसी को कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है बच्चा लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे सवाल इस पे बन जाते हैं, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल है, इसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इनवर्स ऑफ फंक्शन, भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है इसे निकालना सीख लो बेटा, कैसे निकालना है। किसी भी फंक्शन के लिए बेटा जब आपने y बराबर एफ एक्स रखा था, y बराबर एफ एक्स रखा था, आपको याद है रेंज निकालने के लिए आप लोगों ने x की वैल्यू ढूंढी थी। रेंज निकालने के लिए जो x की वैल्यू ढूंढी थी ना, जो फंक्शन यहाँ पर आता था वही बेटा हमारा क्या होता था, इनवर्स फंक्शन होता था। वही फंक्शन क्या होता था बेटा, इनवर्स फंक्शन होता था। सर समझ में नहीं आया, ये चीज जरा समझाएंगे प्लीज। तो एग्जांपल से देखते हैं बेटा। आपको याद होगा मैंने ए वाले फंक्शन के लिए y बराबर जब आपको x+1 और अपॉन में x-2 रखा था, तो आपके पास x की वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी, 3 अपॉन में y-1+2 आया था कि नहीं आया था, आपको याद है? यही फंक्शन आया था ना, x की वैल्यू यही आया था। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आप लोग देख पा रहे हैं ना, 3 अपॉन में y-1 अपॉन में +2 जो लिखा हुआ है, यही बेटा मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर मैं एफ इनवर्स वाई लिखता हूं तो एफ इनवर्स वाई कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में y-1+2 हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेटा y में नहीं पूछा जाता है, वो पूछा जाता है x में। तो अगर आप लोग यहाँ पर x लिखते हो, अगर आप यहाँ पर बेटा क्या लिखते हो, अगर आप लोग यहाँ पर x लिखते हो तो आप लोगों को यहाँ पर भी x ही लिखना होगा। तो ये मेरा इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो ऐसे हम लोग ढूंढ लेंगे। बी पार्ट में सर हम लोगों ने y बराबर x² + 2 लिखा था, तो आपको याद है ना, x की वैल्यू आप लोगों ने √y-2 निकाला था। तो ये जो हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू y-2 अंडर रूट में ऐसे करके निकाली थी। तो इसका मतलब सर हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन होगा, यानी f इनवर्स y अगर मैं लिखता हूँ तो बेटा अंडर√y-2 में लिखूंगा। लेकिन सर हम लोग y में नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते क्या है, x में लिखते हैं। तो जहां जहां पर y लिखा हुआ है बेटा वहां पर आप लोग x लिख दोगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन को ढूंढने के लिए जो मैंने आपको रेंज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट आपको इनवर्स फंक्शन को यानी कि प्रतिलोम फलन को निकालने के लिए आपको करना है। तो सभी को क्लियर हो गया बेटा? एक बार सभी यस बोल देंगे अच्छे से, इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब क्वेश्चन टाइम शुरू करते हैं फटाफट। टाइम ज्यादा लग गया है, लेकिन अब हम लोग इन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे और यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो पहला सवाल बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, हालांकि 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो भी बड़े प्यार से।
चलिए समय होने वाला है समाप्त। अब हम लोग बात करते हैं। तो सर यहाँ पर y बराबर हमें कितना दिया है, 1 में x दिया है। सर डोमेन निकालना है, तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसे बताइए क्या ही सॉल्व करूं, x जीरो नहीं होना चाहिए। x जीरो नहीं होना चाहिए का मतलब क्या होता है सर, x जीरो नहीं होना चाहिए यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब माइनस के इन्फिनिटी से लेके जीरो होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। जीरो से लेके इन्फिनिटी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, यानी इन दोनों का यूनियन मेरा आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए सभी को क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत खूब। अगला सवाल बच्चे ये रहा, आपको इसका डोमेन बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन कितनी देर में कर पाता है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइमिंग सेट करके देता हूं, क्योंकि हिसाब से ये सही टाइमिंग है। चलिए सॉल्व करें सर। यहाँ पर सर y के बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर द रूट में 4 - x² दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं ना, 4 - x² को 2 - x और 2 + x में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 2 - x और 2 + x में लिखा जा सकता है। तो सर इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी एक प्रॉब्लम ये कि हम लोग जो है ना, वो प्रॉपर एक्सप्रेशन में अगर इसे लिखना चाहें तो 2 - x को ना मैं माइनस का x - 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 + x को मैं x + 2 लिख सकता हूँ। इसमें मुझे कोई साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस का x - 2 x + 2 है। क्या है, माइनस का x - 2 x + 2 है। तो सर अगर मैं इसमें ये कहूं कि अंडर रूट के अंदर जो भी है, अंडर रूट के अंदर जो भी है, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर एक जो भी है नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी माइनस के x - 2 और x + 2 जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। यानी कि सर x - 2 और x + 2 का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी नेगेटिव इक्वल टू जीरो नंबर होना चाहिए। ये होना चाहिए, क्योंकि माइनस का साइन हटाओगे तो बेटा वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा ना, अगर वो पहले पॉजिटिव था। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, इसके लिए मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल करूंगा। और देखिए कैसे मैं इसका आंसर देता हूँ बेबी कर्व मेथड से। तो ये माइनस के इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास 2 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे करके वेव बना देंगे। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें अपना सॉल्यूशन जो चाहिए था वो बेटा नेगेटिव चाहिए था। कैसा चाहिए था, लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए था। लेस देन इक्वल टू जीरो हमें कहाँ मिल रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू जीरो हमें ये वाले रीजन में मिल रहा है, यानी मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? ठीक है, चलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सारी चीजें सोच समझ कर बेटा यूज करनी है। थोड़ा सा मैं आसान तो इसे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, डेफिनेटली बेटा आसान चीज नहीं है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आसान तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना बेटा। और एनडीए का एग्जाम दे रहे हो तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आप लोगों से लगाया जाना चाहिए डेफिनेटली। चलिए अगला सवाल सर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगी जनता फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है। आपको लॉगरिदम में बेस में जो फंक्शन दिया हुआ वो x - 2 दिया हुआ है, और वैल्यू में जो फंक्शन दिया हुआ वो x - 1 दिया हुआ है। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी थी। वो तीन बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेटा आप लोगों को वो इस क्वेश्चन को आंसर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर, फटाफट बताएंगे।
चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको कि सर इसमें ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, इसकी दो बातें होती हैं। पहली क्या कि सर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दूसरा ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो बातें हमें ध्यान रखनी होती है इसके लिए। फिर इस वाले फंक्शन के लिए मुझे एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि सर ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दो बातें, ये तीन बातें हम लोग इन टोटल याद रखते हैं। तो सर इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो बेटा मुझे 1 2 3 तीन ही नंबर यहाँ पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला आपसे क्या कहता है कि सर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए यानी सॉल्यूशन इस तरफ होना चाहिए बेटा। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो बेटा यहाँ पर मैं एक गोला बना देता हूँ कि 3 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए यानी एक्स की वैल्यू 1 से भी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि मुझे सॉल्यूशन रीजन अगर मैं देखना चाहूँ तो बेटा कॉमन रीजन देखना होगा। कॉमन रीजन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं कहूंगा सर 2 से लेके 3 तक होना चाहिए, लेकिन 2 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, 2 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, लेकिन ये 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो आंसर मुझे साफ साफ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? किसी को कोई सवाल यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहां से ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको रेंज बताना है। बहुत आसान सवाल, हद ही आसान सवाल है। तो 30 सेकंड्स में आप लोगों को देता हूं, मुझे इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए बच्चे। 30 सेकंड्स के अंदर प्लीज इस क्वेश्चन को क्रैक करें। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। चलिए सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। भाई देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था। एफ एक्स बराबर आपको 2x+1 दिया हुआ, और डोमेन कहाँ से बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू सर ए से उठाना। एक्स की वैल्यू ए से उठाना, तो सर ए तो 1 2 3 4 है, यानी एक बार मैं एफ के अंदर 1 डालूंगा, एक बार मैं एफ के अंदर 2 डालूंगा, एक बार मैं एफ के अंदर 3 डालूंगा, एक बार मैं एफ के अंदर बेटा 4 डालूंगा। तो F1 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2+1 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4+1 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6+1 7 हो जाएगा, 4 2 जा 8+1 9 हो जाएगा। यानी आपको रेंज देना था, तो सर रेंज 3 5 7 9 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? काफी सिंपल क्वेश्चन था, कोई परेशानी मेरे ख्याल से किसी को नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना? सिंपल था, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। इसमें आपको रेंज बताना है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन कर पाता है। 45 सेकेंड। काफी बच्चों के गलत जवाब हैं। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीकों से आपको करवा के बताता हूँ बेटा, दोनों तरीकों से समझना और फिर उसके बाद सोचना कि जिन्होंने गलती करी है वो क्या कर गए इस क्वेश्चन में। बेटा पहले में आपको दिया हुआ y बराबर x² + 4 दिया गया है। अब आपको सभी को मालूम है ना ये बात कि सर x² जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। सबको मालूम है ना? सबको मालूम है। यानी सर x² में अगर मैं +4 कर दूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 + 4 4 हो जाएगी, और इन्फिनिटी +4 इन्फिनिटी ही हो जाएगी। इन्फिनिटी +4 क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी ही हो जाएगी। यानी सर y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम सर इन्फिनिटी होगी और मिनिमम कितनी होगी? 4 होगी। यानी कि सर मुझे एक बात समझ में आई, सॉरी इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं लगता, मैं गलती से लगाए जा रहा हूँ और बार बार लगाए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर y की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए 4 से लेके इन्फिनिटी तक करनी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस था सर, ये तो कॉमन सेंस था। हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सिंपल तरीके से। पता नहीं कैसी गलती आप लोग इस सिंपल क्वेश्चन में कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि आपको y बराबर x² + 4 दिया हुआ है ना, तो हम लोग x की वैल्यू ढूंढ ले बेटा। x की वैल्यू अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको मिलेगा बेटा √4 - y मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा? 4 - के y मिल जाएगा, सॉरी y - के 4 अंडर रूट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा?
y माइनस के 4 अंडर रूट में मिल जाएगा। यानी सर अगर मैं डोमेन वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो अंडर रूट के अंदर जो भी है, अंडर रूट के अंदर जो भी है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी y की वैल्यू सर हमेशा 4 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब y बिलोंग टू 4 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। दोनों तरीकों से बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है, आप सोचते कैसे हैं, आप समझते कैसे हैं, वो जरूरी है बेटा। किसी भी तरीके से निकालिए, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, डेफिनेटली आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, जो रेंज है वो रेंज हमेशा रहेगा। तो कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाइए बेटा, बिना लगाए काम नहीं होगा। और ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, एनडीए में आ चुके हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो बेटा इसके लिए तैयार हो जाएंगे, है ना बच्चा, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन का आप लोगों को रेंज बताना है, ये क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं 60 सेकंड्स का टाइम आप लोगों को देता हूं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन बच्चा कितनी देर में दे पा कर रहे हैं आप लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पर हमें y बराबर कितना दिया गया है, y बराबर हमें दिया गया है x माइनस टू अपॉन में x प्लस 3 दिया है। तो ये x माइनस टू है बेटा, इस x माइनस टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर ये x प्लस 3 माइनस 5 दिया हुआ है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, अच्छा नीचे x माइनस 3, सॉरी, नीचे हमें क्या दिया हुआ है, नीचे हमें x माइनस 3 दिया हुआ, तो इसे मैं x माइनस 3 प्लस 5 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5 अपॉन में x माइनस 3 हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर, डिवाइड कर देंगे इसको, जब मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमें 1 ही तो बचेगा, बच गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस 1 जो है वो 5 अपॉन एक्स माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो 5 अपॉन में y माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। यानी सर जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 5 अपॉन में y माइनस 1 प्लस 3 के बराबर हो जाएगी। तो सर हमने ढूंढ लिया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू में हम लोग डोमेन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे सर ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी y जो है माइनस 1 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर y की वैल्यू बस 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो y की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए तो रेंज हमें निकालना था बेटा, रेंज निकालना था, तो हम कहेंगे सर रियल नंबर में सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल सर ये रहा, आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए बेटा। एकाएकी आच्छादित फलन दोनों दिए जा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, इस सवाल में x का मान क्या होगा। तो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन दे पाता है। लेट्स सी। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स इनफ रहेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो 1 2 3 4 5 सेट से ही कौन से सेट में जा रहा है सर, सेम सेट में ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 सेट में ही जा रहा है। क्योंकि सर ये एक एकाएकी आच्छादित फलन यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो 1 की मैपिंग सर 2 के साथ हो रही है, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ हो गई, 2 की मैपिंग 3 के साथ हो रही है, तो 2 की मैपिंग 3 के साथ हो गई, 3 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, तो 3 की मैपिंग 4 के साथ हो गई, 4 की मैपिंग मालूम नहीं, 5 की मैपिंग जो रही है वो 5 के साथ हो रही है। तो बेटा एक बच्चा भी अगर सही सही इस कॉन्सेप्ट को जानता है तो वो बोलेगा सर 4 की मैपिंग को ना 1 के साथ करना पड़ेगा, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बताइए क्लियर हुआ बेटा सभी को? सभी को क्लियर हुआ? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? कुछ ही बच्चों ने आंसर किया है, योगेश, निखिल कुमार, उमेश एंड नीरज ठाकुर, इन्हीं का और अगर मैं उसके साथ नहीं करूंगा तो बेटा मजबूरन वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन को हमें ध्यान से समझते हुए आंसर करना था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन कितनी देर में दे पाता है। मैं आपको देता हूं बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा बच्चा, ठीक है, सीरियसली लीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन।
के बराबर है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। पहले वाले में आपको n से n जा रहा है, दूसरे वाले में z से z जा रहा है, ये थोड़ा सा कोडोमेन को चेंज कर रहा है। तो पहले वाले में बोल रहा है कि वो 1-1 है पर ऑन टू नहीं है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि ऑन टू है पर 1-1 नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से वाक्य जो है वो हमारे सही हैं, ये आपको बताना है। तो इसे आप आराम से सुनिएगा। पहले वाले में क्या दे रहा है सर? पहले वाले में आपको बोल रहा है कि एफ फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से बेटा नेचुरल नंबर में जा रहा है, जहां पर एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है बेटा? एक्स स्क्वायर के बराबर है। सोचिए, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, आराम से सुनिएगा, समझिएगा कितने आराम से मैं आपको समझाऊंगा कि सर F1 डालूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, F2 डालूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा, F3 डालूंगा तो आंसर 9 आ जाएगा, F4 डालूंगा तो आंसर 16 आ जाएगा। यानी इसी तरीके से जितने भी वैल्यूज में डालता रहूंगा हमेशा एक नया आंसर आएगा। तो सर 1-1 तो पक्का हो गया, 1-1 क्या हो गया? पक्का, डन, 100% डन हो गया, 1-1 पक्का हो गया। लेकिन मुझे बताइए ऐसी कौन सी x की वैल्यू है बेटा जिससे आंसर 2 आ जाए? तो आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 2 रख देते हैं, शायद से आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आप लोग √2 बोलेंगे, लेकिन वो तो सर नेचुरल नंबर नहीं है ना। यानी हम लोगों ने इस वाले सेट से एक वैल्यू लिया और उसकी प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है बेटा, उसकी प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने एक वैल्यू ऐसा लिया जो कि कोडोमेन से था, लेकिन उसकी प्री इमेज जो थी वो डोमेन में नहीं थी। यानी कि सर ये ऑन टू में क्या कर गया बेटा? फेल कर गया, ऑन टू में ये फंक्शन फेल कर गया। अब 1-1 ऑन टू का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे भी देख सकते हैं बेटा। ऑन टू के केस में क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोगों को क्या समझ में आया सर? ये 1-1 है और ये ऑन टू में फेल कर गया बेटा, ये ऑन टू में क्या कर गया? फेल कर गया, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि सर पहला वाला 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, यानी ये वाला स्टेटमेंट 100% सही है। दूसरे वाला कह रहा है सर ऑन टू है पर 1-1 नहीं है बेटा। ऑन टू तो अभी भी नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने अब जो नया फंक्शन लिया है वो एफ फंक्शन जो है वो इंटीजर से इंटीजर्स ले रहे हैं। तो इंटीजर से इंटीजर में ध्यान से देखिए, फंक्शन अभी भी मेरा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर f1 जो होता है वो भी हमारे पास 1 होता है, जबकि f-1 जो होता है वो भी हमारे पास 1 ही होता है। तो सर ये 1-1 को फेल कर गया, सर 1-1 को फेल कर गया, ये 1-1 नहीं है क्योंकि यूनिक आंसर नहीं आ रहे हैं। 1 डालने पर भी आंसर 1 आ रहा है, -1 डालने पर भी आंसर 1 आ रहा है। लेकिन मुझे बात बताइए बेटा, एक बात बताइए, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिससे आप लोग x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 1 ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं बेटा? y की वैल्यू -1 ले सकते हैं। ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी? तो आप बोलेंगे सर x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिससे आप -1 आंसर ले आए। ला ही नहीं सकते, डेफिनेटली ला ही नहीं सकते। तो सर इसने क्या कर दिया? इसने ऑन टू को भी फेल कर दिया, इसने ऑन टू को भी फेल कर दिया। यानी हमें इंटीजर में एक ऐसी वैल्यू मिली जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है। तो सर ये ऑन टू फेल कर गया, इनटू 1-1 भी फेल कर गया और ऑन टू भी फेल कर गया। यानी ये तो कह रहा है सर ऑन टू होना चाहिए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग और हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली आंसर। क्लियर है बच्चा लोग? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे देता हूं, फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। क्या कह रहा है सर? एफ एक्स आपको कितना दिया है? एफ एक्स आपको दिया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपको एक मॉड्यूलस एक्स दिया जा रहा है और उसके अंदर भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जा रहा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लोज करके आपको f -2.38 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? f -2.38 की वैल्यू बतानी है। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। क्या करना है सर? f माइनस के 2.38 अगर मुझे निकालना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मॉड्यूलस के अंदर भी f के अंदर -2.38 डालेंगे और यहाँ पर भी ब्रैकेट्स के अंदर माइनस के 2.38 वैल्यू को डालेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर रहती है तो उसका आंसर पॉजिटिव में हो जाता है, यानी ये प्लस के 2.38 हो जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब हम लोग इस तरीके की वैल्यू डालते हैं तो एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाता है, यानी इसका आंसर बेटा -3 हो जाएगा। तो इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू लग रहा होगा। तो आप लोग कहेंगे सर प्लस के 2.38 और -3 करने पर माइनस के 0. कितना आता है बेटा? 62 आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है।
तो अब भी अगर मैं इस पे भी अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो बेटा आंसर -1 आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बताइए सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो पूछिए जल्दी से। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत खूब। अगला सवाल ये रहा बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते हैं बेटा। आपको निकालना है HOGOF निकालना है 1.5। ठीक है, ये मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन कौन है बेटा? सबसे पहला फंक्शन f है, तो आप लोग f 1.5 निकालेंगे, इसमें से एक आंसर निकाल लेंगे, आंसर नंबर 1। फिर आप लोग g फंक्शन के अंदर ये आंसर नंबर 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा आंसर नंबर 2। फिर आप h फंक्शन के अंदर बेटा इस आंसर नंबर 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा फाइनल आंसर, आंसर नंबर 3, जो कि आपका आंसर होगा। तो फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। सॉल्व करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं साथ साथ। अब देखते हैं कि सर यहाँ पर 1.5 ये A1 A2 ये सब हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आंसर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो f 1.5 अगर निकालूंगा तो बेटा fx फंक्शन क्या है? x स्क्वायर है, यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो सर आंसर आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। तो 2.25 मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। 2.25 बेटा gx फंक्शन के अंदर डालेंगे तो मॉड्यूलस का 2.25 हो जाएगा। तो मॉड्यूलस का 2.25 बेटा आपको 2.25 ही आंसर करेगा, है ना। तो सर ये वाला आंसर मैं वापस यहाँ पर h फंक्शन में डाल दूंगा। तो h फंक्शन में डाल दूंगा तो बेटा ये वाले वैल्यू आ जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.25 अगर मैं डाल दूंगा तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्लियर हुआ सभी को? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? किसी को कोई सवाल? ठीक है, बढ़िया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। ये सर एक और क्वेश्चन है जहां पर हमें इनवर्स फंक्शन बताना है। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कौन और कितनी देर में कर पाता है। तो मैं यहाँ पर 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। 40 करना है बेटा। आपको y बराबर दिया हुआ है ax प्लस b दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि सर इनवर्स फंक्शन यानी f इनवर्स x फंक्शन इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से x की वैल्यू ढूंढनी होगी। तो x की वैल्यू अगर मैं ढूंढूंगा बेटा y में से बेटा b माइनस हो जाएगा और अपॉन में a आ जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास f इनवर्स y फंक्शन कितना हो जाएगा? f इनवर्स y फंक्शन हो जाएगा y माइनस b अपॉन में a हो जाएगा। लेकिन सर हम लोग y में थोड़ी ना आंसर करते हैं, हम लोग x में आंसर करते हैं। तो जहां जहां पर y था वहां पर मैं x लिख दूंगा, यहाँ पर भी x लिख दूंगा। तो x माइनस बी अपॉन में a विल बी द इनवर्स फंक्शन, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? सभी को समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, काफी आसानी से आप निकाल सकते थे। तो ये छोटे छोटे सवालों के माध्यम से मैंने आपको समझाया पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप सभी को क्लियर है। अब मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। होमवर्क प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको fx बराबर 3x माइनस 5 दिया है, आपको f इनवर्स वैल्यू बतानी है। सो f इनवर्स वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, होमवर्क नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर आपको एफ जो है वो n से n तक दे रहा है, एफ एक्स की वैल्यू इतनी दे रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बात सच है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की ये 1 है पर ऑन टू नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि क्यों ये ऑन टू नहीं है, सोचेंगे, ठीक है, समझेंगे। नेक्स्ट आपको क्या कहता है सर? आपको रेंज बतानी है। y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो आपको रेंज बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो रेंज हो जाएगा बेटा वो 0 से 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क नंबर बेटा 3 हो जाता है। तीसरा सवाल रेंज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, डोमेन बताना है आपको इस फंक्शन के लिए। ये आपको दिया हुआ है, यानी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y बराबर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 110 दिया हुआ है। तो आपको रेंज बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन की जो रेंज हो जाएगी वो भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। सो दिस इज होमवर्क नंबर बेटा, आपके पास 4th होमवर्क नंबर हो जाता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है सभी का सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, एफ एक्स बराबर आप लोगों को दिया जाता है मॉड्यूलस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाता है। आपको निकाल कर देना है एफ माइनस के 5/2 निकाल कर देना है, इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका होमवर्क नंबर बेटा 5 हो जाता है। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को चुनकर दिए हैं होमवर्क में, और ये ऐसे सवाल हैं जो कि थोड़ा इंस्पायर्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो आप लोगों को इनको प्रैक्टिस करना है। तो यस, लीडर बोर्ड यहाँ पर दिखा देते बेटा। मैंने आज के सेशन